T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया को हराकर पाकिस्तान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 12 के ग्रुप 2 में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में 7 विकेट पर केवल 151 रन ही बना सकी और टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली के अर्धशतक के अलावा और कोई बल्लेबाज का बल्ला नहीं चल पाया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने इतिहास बदल दिया है। पाक टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की धांसू पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज एक भी विकेट नहीं हासिल कर सके। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी ने अकेले दम पर अपनी टीम को भारत के खिलाफ 10 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 17.5 ओवर में कोई विकेट गंवाए बिना लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया टॉस हारने के बाद मैदान में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। कप्तान विराट कोहली के 57 और ऋषभ पंत के 39 रन के दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 152 रन का लक्ष्य रखा। कोहली को अफरीदी ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराया। कोहली ने 49 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया। इस हार के साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपराजय रहने का भारत का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्ल्ड कप के किसी भी प्रारूप में पाकिस्तान की टीम ने पहली बार भारत को मात दी है और वो भी करारी मात दी है। पाकिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक एक बार भी 10 विकेट से नहीं जीती थी और वहीं भारतीय टीम अब तक एक बार भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 विकेट से नहीं हारी थी, लेकिन इस बार दोनों रिकॉर्ड टूट गए। कप्तान विराट कोहली की किस्मत ने एक बार फिर साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में विराट कोहली ने टॉस गंवा दिया और इसी के साथ भारत की हार भी तय हो गई। अगर पिछले 8 मैच का रिकॉर्ड देखें तो साल 2018 के बाद T20 में भारत ने उन सभी मैचों को गंवाया है जहां उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 से कम रन बनाए हैं। रविवार को भी ऐसा हुआ। भारत ने टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 151 रन ही बनाए। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा में अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के विकास में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के साथ हुए भेदभाव का समय अब खत्म हो गया है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के परिवार को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। गृह मंत्री आरिसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गृह मंत्री के साथ मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में शांति तभी आ पाएगी जब भारत सरकार फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगी। इसके साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का 1 दिन का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। 3.5 साल से भी ज्यादा समय के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समर्थकों के साथ लालू यादव के स्वागत के लिए पहुंचे। लालू 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बिहार पहुंचे हैं। दोनों सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। दिल्ली से पटना रवाना होने से पहले लालू यादव ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर तीखा हमला बोला और कहा कि क्या हारने और जमानत जब्त कराने के लिए कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को दे देते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या जाएंगे। दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को केजरीवाल रामलला और हनुमानगढ़ के दर्शन करेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट आ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक गवाह ने इस केस में करोड़ों की डील की कोशिश का आरोप लगाया है। इस केस में फरार किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में चौंकाने वाले खुलासे किए।
प्रभाकर के मुताबिक उससे पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरन साइन करवाया गया था। इसके साथ ही उसने बताया कि गोसावी और सैम नाम के एक शख्स के बीच 25 करोड़ के लेन देन की चर्चा हुई और फिर 18 करोड़ में डील तय होने की बात हुई। प्रभाकर का ये भी दावा है कि बातचीत में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी देने की बात कही गई थी। हम लोग लोअर परेल गए, वहाँ पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए, उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया, वो SRK की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना SRK की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नज़दीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। ड्रग्स केस में प्रभाकर का दावा है कि वो किरण गोसावी के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। हलफनामे में प्रभाकर ने यह दावा किया कि वो रेड वाली रात गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने यह भी बताया कि उसने गोसावी को सैम नाम के आदमी से NCB के दफ्तर के पास मिलते देखा था। प्रभाकर का कहना है कि तभी से गोसावी रहस्यमयी तरीके से फरार है। उसने कहा कि मुझे समीर वानखेड़े से भी खतरा है। प्रभाकर ने रेड के समय के कुछ वीडियोस और फोटोज भी पेश किए। NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर के आरोपों का जवाब देने की बात कही। आज तक से बातचीत में समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को दुखद बताया। साथ ही कहा कि उचित समय पर इन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। वहीं NCB ने भी बयान जारी कर इन आरोपों को गलत बताया। साथ ही गलत आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही। नए आरोपों ने मुंबई में हलचल बढ़ा दी है। NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ साजिश होने की बात कही है। चिट्ठी में वानखेड़े ने लिखा कि मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए कुछ लोग कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अपील है कि ये सुनिश्चित करें कि उन्हें फंसाने के लिए गलत उद्देश्य से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्यन केस में डील के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने प्रभाकर के आरोपों को लेकर फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोला और कहा कि वो ये बात पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने क्रूज मामले के 22 दिन बीत जाने के बाद प्रभाकर के बयान पर सवाल उठाए। राम कदम ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की ओर से समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की बात कही गई तभी ऐसे आरोप सामने आए। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से NCB आज फिर से पूछताछ करेगी। आर्यन खान के साथ चैट सामने आने के बाद NCB ने शुक्रवार को 4 घंटे अनन्या से पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को भी अनन्या से 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जानकारी के मुताबिक NCB आर्यन से चैट्स को लेकर ही पूछताछ कर रही है। अनन्या के दोनों फोन NCB ने सीज किए हैं और उसी की जांच के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलिस्तीन ने आतंकियों को आर्थिक सहायता देने के इजराइल के आरोप से इनकार किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन की 6 सामाजिक संस्थाओं को आतंकी गुट बताया था। फिलिस्तीन में मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले NGO अल हक के प्रमुख शवन जाबरीन ने इजराइल के इस आरोप की निंदा की। कोलंबिया सुरक्षा बलों ने देश के मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया एंटोनियो उसुगा को गिरफ्तार किया है। 10 साल से उसुगा के पीछे कोलंबियाई पुलिस पड़ी थी। राष्ट्रपति ने सुरक्षा बल की टीम को इस सफलता पर बधाई दी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने दूसरी बार बजट पेश किया। सुनक बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च थोड़ी देर में लेकिन टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 8 बिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। राजधानी ताशकंद में राष्ट्रपति शवकत मिरजियोयेव ने मतदान किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बखरोम अब्दुखलिमोव और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से एकमात्र महिला उम्मीदवार मकसूदा वरीसुआ शामिल हैं। ब्रिटेन के कोलंबिया में आग की चपेट में एक कार्गो शिप आ गई। चलती शिप में धू-धू कर कंटेनर जलने लगा। आग बुझाने में कनाडाई कोस्टल गार्ड
और अमेरिकी कोस्टल गार्ड की रेस्क्यू टीम जुट गई। शिप में फंसे 16 लोगों को बचाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बेरोजगारी से हालात बिगड़ गए हैं। रोजी रोटी चलाने के लिए घर के गहने को बेचने के लिए अफगानी मजबूर हो रहे हैं। तालिबान राज में देश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहद परेशान हैं। चीन के उत्तर पश्चिम स्थित गांगसू राज्य में कोरोना बेकाबू हो गया है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पर्यटन बंद कर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य और टूरिज्म आयोग ने यह फैसला लिया। गांगसू में अचानक कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हॉलीवुड मूवी रस्ट की शूटिंग के दौरान सिनेमाटोग्राफर हालिया हचेंस की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर न्यू मैक्सिको में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। हचेंस को याद करते हुए उनके करीबी लोग भावुक हो गए। कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। ऑक्शन प्रीमियर सूदबी की मेजबानी में पेश किए गए 11 बेशकीमती पेंटिंग्स की नीलामी हुई। अमेरिका के लास वेगास में आयोजित इस नीलामी में 2 अरब रुपए तक की पेंटिंग्स पेश हुई। अमेरिका की म्यूजिक कंपनी कोल्डप्ले ने अपने नए एल्बम म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। कोल्डप्ले का ये 9वां म्यूजिकल एल्बम है। 5 साल बाद कोल्डप्ले ने अपना नया एल्बम जारी किया।